तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटपॉइंट में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए फिज़िकल एजुकेशन टर्म 2 का एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर 4, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, इसके पूरे जितने भी टॉपिक्स आपके टर्म 2 में आ रहे हैं इस साल, वो लेकर आए हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से जो टॉपिक है वो इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में से ये 3 ही टॉपिक्स आ रहे हैं। पहला है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, यानी जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसका एम और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा कौन सा टॉपिक आ रहा है, अनुकूलित शारीरिक खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन। कौन कौन से जो संगठन है वो अनुकूलित शारीरिक खेल को बढ़ावा देते हैं, जिसमें विशेष ओलंपिक भारत, पैरालंपिक और डेफ ओलंपिक्स, यानी जो डेफ ओलंपिक्स यानी जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए। फिर थर्ड कौन सा टॉपिक आ रहा है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका। इसमें 6 पेशेवर आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो वो सारे आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो आपको वो सभी पढ़ने। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने PDF बनाई है बहुत मेहनत से। अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, ये होता क्या है। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा खेल कूद तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों का रूपांतरित कार्यक्रम होता है जो असमर्थ अथवा विकलांग विद्यार्थी अथवा व्यक्तियों की रुचियों, क्षमताओं तथा सीमाओं को ध्यान में रखकर चलाया जाता है। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा ये है क्या, ये एक तरीका ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जो विकलांग लोग हैं, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, उनके लिए खेल कूद, विकास से रिलेटेड गतिविधियाँ, ठीक है, उनको ध्यान से रूपांतरित करके एक कार्यक्रम है जिसमें जितने भी असमर्थ विद्यार्थी या व्यक्ति हैं, उनकी जो रुचि हैं, उनकी क्षमताओं और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, उसको ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है इस चैप्टर में से। ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए। पहला उद्देश्य क्या है इसका, या फिर लक्ष्य क्या है। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की आवश्यकताओं और रुचि के अनुरूप सचल कौशलों तथा खेलों के विशेष विद्यालय कार्यक्रम बनाना है। इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं और उनकी जो रुचि है उसके हिसाब से कौशल और खेल के विशेष विद्यालय कार्यक्रम बनाना। दूसरा क्या है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सभी प्रकार के छात्रों के लिए सचल कौशलों का विकास करना है, जो कि भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में सुधार करते हैं। तो इसका दूसरा कौन सा मेन उद्देश्य है, वो है कि जितने भी छात्र हैं उनके कौशलों का विकास करना है। किसके माध्यम से, जो कि भागीदारी के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन की जो गुणवत्ता है और उत्पादकता है दोनों में सुधार करते हैं। थर्ड है संचलन और सचल कौशलों में दक्षता का विकास करना। ठीक है, फोर्थ है, आपको इसमें से कोई 5 या 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए। खेल के नियमों और रणनीतियों को सीखना और खेल व्यवस्थाओं में उनके उपयोग को प्रदर्शित करना। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये भी है कि खेल के नियम और रणनीतियाँ जो है उनको सीखना और खेल व्यवस्थाओं में उनके उपयोग का प्रदर्शन करना। 5वां पॉइंट क्या है, छात्रों के सामाजिक कौशलों, समूह में भाग लेने, समाज में सक्रिय कार्य के संगठन का विकास है। छठा, छात्र को नियमित शारीरिक योग्यता के महत्व को समझाना। इसका ये इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि छात्र को शारीरिक योग्यता है उसके महत्व को नियमित रूप से समझाना। 7वां, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शारीरिक गतिविधि और व्यक्तिगत योग्यता के महत्व पर भी जोर देता है। 8वां क्या है,
खेलों में भागीदारी के द्वारा खिलाड़ी में खेल भावना को बढ़ाना। ठीक है, खिलाड़ियों में खेल भावना को बढ़ाना कैसे बढ़ेगी? जितनी ज़्यादा वो खेलों में भागीदारी लेंगे उतना ही उसके बारे में उनको नॉलेज मिलेगी और उनमें जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है यानी खेल भावना है उसका विकास होगा, वो बढ़ेगी। 9th और आखिरी पॉइंट क्या है? मनोवैज्ञानिक और मानसिक कार्यक्रम में सुधार करना है जिससे बच्चों में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दक्षता की भावना बढ़ती। ठीक है, बच्चों को मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप दोनों रूपों से क्या करना है? उनमें सुधार करना है जिससे जो बच्चे हैं उनमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दक्षता की जो भावना है वो बढ़ती है। ठीक है, फिर ये पहला टॉपिक था जो हमारे ख़त्म होता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, अनुकूलित शारीरिक खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन। इसमें हम 3 पढ़ेंगे, विशेष ओलंपिक भारत, पैरालंपिक और डेफ ओलंपिक्स। इसमें इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट वाला विशेष ओलंपिक भारत, ये आपका सैम्पल पेपर जो था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप विशेष ओलंपिक भारत और पैरालंपिक्स ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आपको इन दोनों के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो अब मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिए। विशेष ओलंपिक भारत विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में भारत में चलाया जा रहा एक ऐसा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है जो बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों के जीवन को बदलने के लिए खेलों को एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करता है। तो विशेष ओलंपिक भारत क्या है? ये विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उसके द्वारा क्या है, भारत में चलाया जा रहा है एक ऐसा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है जो बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चे हैं और जो वयस्क हैं उनके जीवन को बदलने के लिए खेलों का जो है उपयोग करता है। ठीक है, खेलों को एक बदलने का एक ज़रिया। ठीक है, तो खेलों के ज़रिए क्या है, उनके बौद्धिक रूप से जो है विकलांग बच्चों और उनके वयस्कों जो है उनके जीवन को बदलने का प्रयास करता है विशेष ओलंपिक भारत। ठीक है, ये क्या है? विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघ का ही एक हिस्सा है जो क्या है, भारत में चलाया जा रहा है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कनेडी की बहन ड्यूनिस कनेडी स्नाइवर के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये जो विशेष ओलंपिक्स जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी यूएसए के जो पूर्व राष्ट्रपति थे कनेडी, उनकी बहन यूनिस कनेडी स्नाइवर के द्वारा शुरू किया गया था। उनका मानना था कि बराबर अवसरों व अनुभवों के साथ बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त लोग भी काफ़ी अधिक प्राप्त कर सकते हैं, अपेक्षाकृत जैसा संभवतया उनके बारे में सोचा जाता है। उनका क्या मानना था कि अगर सबको बराबर अवसर मिले और बराबर अनुभव मिले तो जो बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त लोग हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, जैसा कि हम उनसे अपेक्षा नहीं रखते, हम उनसे कम की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन उनको अगर बराबरी का अवसर मिलेगा, बराबर उनको अनुभव मिलेंगे तो वो भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं, अधिक सीख सकते हैं। उसे यह विश्वास था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त बच्चे अपवाद स्वरूप या विशेष खिलाड़ी बन सकते हैं तथा खेलों के द्वारा अपनी संभावित वृद्धि व विकास को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ड्यूनिस कनेडी स्नाइवर थी उनको क्या विश्वास था कि जो बच्चे बौद्धिक रूप से असमर्थ हैं वो एक अपवाद की तरह, अपवाद यानी कि एक एक्सेप्शन की तरह विशेष खिलाड़ी बन सकते हैं और खेलों के द्वारा जो है अपनी वृद्धि और विकास को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत में विशेष ओलंपिक इंडिया की शुरुआत वर्ष 1987 में 37,546 पंजीकृत एथलीटों के साथ की गई। फिर वर्ष 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम था विशेष ओलंपिक इंडिया, जिसकी शुरुआत वर्ष 1987 में हुई थी। खिलाड़ी कितने थे? 37,500 से अधिक पंजीकृत एथलीट थे। फिर 2001 वर्ष में क्या हुआ? इसका नाम बदल के विशेष ओलंपिक इंडिया से विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। तब से एयर मार्शल डेजिल किलोर की अध्यक्षता में स्पेशल ओलंपिक भारत ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप ये नाम याद कर सकते हैं, विशेष ओलंपिक भारत कर दिया गया। उसके बाद क्या है? एयर मार्शल डेजिल किलोर। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में यानी इनके नेतृत्व में स्पेशल ओलंपिक भारत जो है उसने कई सफलता के कई कीर्तिमान जो है स्थापित किए हैं। वर्तमान में क्या है? अभी
8,50,000 पंजीकृत एथलीटों के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए देश के सबसे अच्छे खेल कार्यक्रमों में से एक है। तो शुरुआत में देख लीजिए 37,500 से कुछ अधिक पंजीकृत एथलीट थे, लेकिन अब इसकी जो वृद्धि आप देख सकते हैं कितनी हो गई है, 8,50,000। तो बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। इसलिए जो देश के सबसे अच्छे खेल कार्यक्रम है उनमें से एक है, जो क्या है, पंजीकृत एथलीट होते हैं। कौन? जो बौद्धिक रूप से अक्षम लोग होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विशेष ओलंपिक भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने इसे भारतीय खेल प्राधिकरण तथा युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत किया है, ताकि इन्हें भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। तो विशेष ओलंपिक भारत जो है उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत सराहनीय कार्य रहा, उसको देखते हुए क्या हुआ, भारत सरकार ने इसे भारतीय खेल प्राधिकरण तथा युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत क्या कर दिया, पंजीकृत कर दिया, जिससे क्या हो सकता है कि जो भारत सरकार है इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। फिर ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि विशेष ओलंपिक भारत का लक्ष्य क्या है। विशेष ओलंपिक भारत का मुख्य लक्ष्य है बौद्धिक अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले बच्चों व वयस्कों के लिए खेल प्रशिक्षण तथा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होता है। इसके अतिरिक्त उनकी शारीरिक पुष्टि को विकसित करने, हौसले का प्रदर्शन करने, खुशी का अनुभव करने, उपहार बांटने में भाग लेने, अपने परिवारों, अन्य विशेष ओलंपिक्स व समुदाय से मित्रता करने में निरंतर अवसर प्रदान करना भी है। तो इसका जो विशेष ओलंपिक भारत है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, बौद्धिक जो अयोग्य बच्चे हैं या बौद्धिक असमर्थ बच्चे हैं या वयस्क हैं उनके लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है, उनको खेल की ट्रेनिंग देनी है, जिससे क्या है, इसके अतिरिक्त क्या कर रहे हैं वो उनकी शारीरिक पुष्टि जो है उसको विकसित कर रहे हैं, उनमें हौसला बढ़ा रहे हैं, उनको खुशी का अनुभव करना सिखा रहे हैं, उपहार कैसे बांटने उसमें भाग लेना सिखा रहे हैं, अपने परिवारों और जो अन्य विशेष ओलंपिक्स हैं और जो समुदाय हैं उससे मित्रता किस तरीके से करें, इसमें निरंतर क्या है, अवसर प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, किसके ज़रिए, खेल प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं के ज़रिए। ठीक है, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। विशेष ओलंपिक की शपथ क्या है? विशेष ओलंपिक की शपथ है, मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर या वीर होने दो। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं, 1 मार्क्स से ये क्वेश्चन आ सकता है। मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर या वीर होने दो। ठीक है, ये विशेष ओलंपिक की शपथ है। फिर आता है सेकंड जो है संगठन, पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक शब्द जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से हुई थी। इसका अर्थ क्या होता है, समरूप यानी सेम, अर्थात पैरालंपिक खेलों को ओलंपिक खेलों के समरूप ही माना गया, यानी कि जो पैरालंपिक गेम्स है उन्हें ओलंपिक गेम्स के सेम माना गया, यानी इक्वल माना गया। ठीक है, ये शब्द क्या है, ओलंपिक और पैरालंपिक आंदोलनों को समरूपता को भी दर्शाता है। ठीक है, जो दोनों आंदोलन है ओलंपिक और पैरालंपिक, उनकी जो समरूपता है यानी इक्वालिटी है या फिर सेम बोल सकते हैं, उसको भी दर्शाता है। ठीक है, 29 जुलाई 1948 को लंदन ओलंपिक खेलों की शुरुआत के दिन डॉक्टर गटमैन, जिन्हें पैरालंपिक खेलों का जनक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर गटमैन ने पहली बार व्हील चेयर एथलीट्स के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया, जिसे उन्होंने स्टोक मैंडीविले खेलों के नाम से संबोधित किया। तो 29 जुलाई 1948 को लंदन ओलंपिक्स खेलों की जब शुरुआत हुई, उस दिन क्या हुआ, डॉक्टर गटमैन जो थे उन्होंने पहली बार व्हील चेयर एथलीट्स के लिए कंपटीशन का आयोजन किया, जिससे क्या हुआ, और जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, स्टोक मैंडीविले। ठीक है, खेलों के नाम से संबोधित किया। तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए और जगह का भी आपको पता होना चाहिए। लंदन ओलंपिक जो खेल थे वहाँ पे, और पैरालंपिक खेलों का जनक डॉक्टर गटमैन को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पैरालंपिक खेलों के बारे में। पैरालंपिक आंदोलन को
और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 22 सितंबर 1989 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संघ की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संघ की स्थापना 22 सितंबर 1989 को की गई। कहाँ पे की गई? जर्मनी में। और इसका मुख्यालय जो है वो जर्मनी के वॉन में है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संघ की स्थापना कब हुई और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, वॉन, जर्मनी में। फिर पैरालंपिक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पिरिट इन मोशन। लाल, नीला और हरा रंग जो लगभग सभी देशों के झंडे में मुख्य रूप से होता है, उन्हें पैरालंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। झंडे के रंगों की आकृति बनावट को एक्विटो अर्थात आई मूव कहते हैं। यह नाम रंगों की अर्धचंद्राकार को विषम बनावट के रूप में होने के कारण विशेष रूप से पैरालंपिक अभियान के लिए दिया गया है। 3 एजिटोस मिलकर एक केंद्रीय बिंदु बनाते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि खिलाड़ी पृथ्वी के हर कोने से आकर यहाँ एकत्रित होते हैं। यहाँ आकर होगा। ठीक है, तो पैरालंपिक अभियान जो है उसका मुख्य उद्देश्य है स्पिरिट इन मोशन। और जो पैरालंपिक खेलों का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें लाल, नीला और हरा रंग है जो लगभग सारे देशों के झंडे में मेनली पाया जाता है। ठीक है, और ये झंडे की जो बनावट है, आकृति बनवाट, उसको एक्विटो कहते हैं, यानी कि आई मूव। ठीक है, और ये रंग जो है और ये जो नाम है ये बहुत सोच समझ कर रखा गया है। ठीक है, और ये जो 3 एजिटोस मिलकर एक केंद्रीय बिंदु बनाते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि खिलाड़ी जो है पृथ्वी के हर कोने से आकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और खेलते हैं। फिर लास्ट आता है डेफलिम्पिक्स। डेफलिम्पिक्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का एक अंग है। IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा, जो बधिर खिलाड़ियों, सुन ना सकने वाले एथलीट के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। तो डेफलिम्पिक्स यानी नाम से आपको पता चल रहा है, डेफ यानी कि जो लोग सुन नहीं सकते। ठीक है, बधिर जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जो है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। ओलंपिक खेलों की तरह ही डेफलिम्पिक्स खेल भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। आप सभी को इतना तो पता होगा कि ओलंपिक्स जो है हर 4 साल के बाद आयोजित होता है। उसी तरीके से जो डेफलिम्पिक है वो भी हर 4 साल के बाद आयोजित होता है। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1924 में पेरिस में हुई थी, जबकि जो शीतकालीन डेफलिम्पिक्स है उसकी शुरुआत वर्ष 1949 में हुई थी। प्रथम डेफलिम्पिक्स जो खेल थे उसमें मात्र 148 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जबकि आज जो है लगभग 4000 खिलाड़ी जो हैं इन खेलों में भाग लेते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि समय जैसे जैसे बीत रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल हो, ठीक है, या पैरालंपिक्स खेल हो या फिर डेफलिम्पिक्स हो, इनमें खिलाड़ियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। इसमें डेफलिम्पिक्स खेलों में भाग लेने के लिए आपके पास 2 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भाग लेने के लिए जो खिलाड़ी की बधिरता है कम से कम 55 डेसिमल होनी चाहिए। यानी बधिरता एक सुनने की शक्ति को भी मापने के लिए, ठीक है, तो कम से कम 55 डेसिबल होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपकी बधिरता है, ठीक है, कम से कम 55 यानी कि उससे कम अगर आपकी बधिरता है तो आपको उसमें भाग लेने नहीं दिया जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी सुनने में सहायता करने वाले किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका मेन रूल है। फिर लास्ट टॉपिक जो आता है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका। इसमें 6 हमें पढ़ना है। सबसे पहला है परामर्शदाता। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह अथवा मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। ठीक है, कोई भी अगर आदमी है उसकी व्यक्तिगत यानी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है या कोई उसे दिक्कत है तो उसे दूर करने के लिए जो सहायता दी जाती है, सलाह दी जाती है या फिर उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसको हम गाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परामर्श। और जो परामर्श देने वाला व्यक्ति है उसे परामर्शदाता कहते हैं। आजकल विद्यालय जो है वहाँ पे काउंसलर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ सामान्य छात्रों को भी उनकी क्षमता हासिल करने, आत्मविश्वास हासिल करने तथा सक्षम और सशक्त बनाने में मदद करते हैं। तो परामर्शदाता एक तरीके को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? काउंसलर।
ठीक है। आप कई बच्चों के स्कूल में देख लीजिए काउंसलिंग के पीरियड भी लगते हैं कभी कभी, वहाँ पे उनको सीखने को मिलता है, उनकी समस्याएं जो है उनको दूर किया जाता है, और उनकी जो जो भी क्षमता है, जो भी आत्मविश्वास है, उसे हासिल करने के लिए वहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये था। सेकंड आता है भौतिक चिकित्सक। भौतिक चिकित्सक उन बच्चों के लिए विशेष रूप से मददगार सिद्ध होते हैं जिनमें गतिशीलता या स्थिरता की कमी होती है। फिजियोथेरेपी सत्रों द्वारा बच्चों की शारीरिक गतिशीलता, संतुलन, समायोजन एवं मुद्रा दोष को सुधारने में मदद की जा सकती है। ठीक है, भौतिक चिकित्सक यानी फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये उन बच्चों के लिए विशेष रूप से हेल्पफुल होते हैं जिनमें गतिशीलता या स्थिरता की कमी होती है। और ये फिजियोथेरेपी के जो सेशंस होते हैं उससे क्या होता है, बच्चों में जो गतिशीलता है, उनकी शारीरिक गतिशीलता, संतुलन, समायोजन और मुद्रा दोष यानी कि किस तरीके से वो बैठते हैं, किस तरीके से बैठने की मुद्रा, ठीक है, मुद्रा यानी कि बैठने की मुद्रा या खड़े होने की मुद्रा किस तरीके से है, उनमें जो दोष है उनको सुधारने में मदद की जाती है। ठीक है, ये सेकंड था। फिर थर्ड आता है व्यावसायिक चिकित्सक। व्यावसायिक चिकित्सक बच्चों के साथ उनके अच्छे मोटर कौशल, संवेदी प्रसंस्करण, दृश्य कौशल एवं आत्म देखभाल सुधार करने के लिए काम करता है। फिर आता है वाक चिकित्सक। वाक चिकित्सक उन बच्चों के साथ काम करता है जिन्हें बोलने में या फिर भाषा से संबंधित कोई समस्या है, यानी स्पीच थेरेपिस्ट आप बोल सकते हैं इनको। ठीक है, ये उन बच्चों के साथ काम करता है जिन्हें बोलने में या फिर भाषा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है। वाक चिकित्सक समस्याग्रस्त व्यक्ति को भाषा और संवाद की क्षमता हासिल करने में सहायता करते हैं। तो जो भी समस्याग्रस्त व्यक्ति है उसको जो वाक चिकित्सक होते हैं, बात करने की जो क्षमता है, भाषा की जो क्षमता है, उसे हासिल करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर लास्ट के दो बचे। पांचवा क्या है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, जिसको पीटीएम बोलते हैं, पीटी टीचर या पीटीआई बोलते हैं बच्चे, वो। ठीक है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक को मुख्य जिम्मेदारी विद्यालय के छात्रों को शारीरिक रूप से क्रियाशील रखने की होती है। तो पीटी जो टीचर है उनकी जो मेन जिम्मेदारी है वो क्या है कि स्कूल के जितने भी छात्र हैं उनको शारीरिक रूप से क्रियाशील रखें, यानी कोई ना कोई काम बच्चे करते रहें, उनका जो शरीर है वो क्रियाशील रहे। शारीरिक शिक्षा शिक्षक बच्चों के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए प्रभावी स्थान, उपकरणों तथा खेलों की सहायता लेते हैं। वो बच्चों की जो मानसिक स्थिति है और जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको विकसित करने के लिए प्रभावी जो जगह है, जो भी उपकरण है या जो खेल है उसकी सहायता लेते हैं। ठीक है, जो पीटी टीचर से आपको गेम खिलाते हैं उससे आपको मानसिक जो है और जो शारीरिक है उसके स्वास्थ्य के विकसित करने में आपको सहायता करते हैं। आप सभी के स्कूल्स में देख लीजिए पीटी टीचर्स होंगे। ठीक है, फिर सिक्स्थ आता है विशेष शिक्षक, स्पेशल टीचर जो है। विशेष शिक्षक का कार्य विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और गतिविधियों को बनाना और लागू करना है। तो जो विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे हैं उनकी जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए जो भी ज़रूरी पाठ्यक्रम है, जो भी गतिविधियां हैं, उनको बनाना और उनको लागू करना विशेष शिक्षक का कार्य है। ये उन विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम का निर्धारण करने में सहायता करते हैं जिन्हें कोई विशेष शारीरिक या मानसिक आवश्यकता होती है। ठीक है, जो विशेष शिक्षक हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो भी व्यक्तिगत कार्यक्रम है यानी पर्सनल जो कार्यक्रम है वो निर्धारित करने में सहायता करते हैं जिनको कोई विशेष शारीरिक या मानसिक ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यही कुछ थे, यही छोटा सा यही 3 टॉपिक से छोटे छोटे जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ही बन सकते हैं, जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका। तो इसमें से आप पूछ सकता है कि किन्हीं 2 पेशेवरों की भूमिका को समझाइए, तो आप इनमें से किन्हीं 2 या किन्हीं 3 को समझा सकते हैं। ठीक है, तो 2 या 3 मार्क्स का इसमें से आ सकता है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 मार्क्स का कि डेफलिम्पिक्स में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है
कि डेफलिम्पिक्स को क्या होता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है समझाने के लिए उसके बारे में। पैरालंपिक आ सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है और कब इसकी स्थापना हुई थी। फिर डॉक्टर गटमैन जो है पैरालंपिक खेलों का जनक है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पैरालंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है। और एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पैरालंपिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से हुई है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति। तो उसका अर्थ हमको समझाना है कि जो पैरालंपिक खेल हैं और जो ओलंपिक खेल है उनमें समरूपता को किस तरीके से दर्शाया गया है। तो उनमें जो समरूपता है उसको पैरा शब्द से दर्शाया गया है, जिसका अर्थ होता है समरूप, ठीक है, यानी दोनों इक्वल है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि विशेष ओलंपिक की शपथ क्या है। आपका जो पेपर है उसमें 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो टोटल 2 मार्क्स का हो जाएगा, इसलिए आप इनको भी मिस मत कीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है। विशेष ओलंपिक भारत का लक्ष्य क्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि विशेष ओलंपिक भारत जो है या फिर पैरालंपिक है या फिर डेफलिम्पिक्स है, इनकी विशेष टिप्पणी करके आपको उत्तर देना है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा। और वर्ड लिमिट तो आपको फॉलो करनी ही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो भी ख़त्म होता है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का जरूर आ सकता है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसमें से 5-6-7 पॉइंट्स जो हैं याद होने चाहिए, और आप उनको अगर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे सबको 1-1, 2-2 लाइन, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कम वर्ड लिमिट दी हुई है तो आप बस पॉइंट्स को भी लिख के आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है, ये भी 2 मार्क्स का आ सकता है। तो यहीं पे जो है हमारी ये जो वीडियो है ये ख़त्म होती है। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं आपके सिलेबस में चैप्टर 4 से, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद। ये जो चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपकी बुक में बचते हैं आप समझ जाइए कि वो डिलीटेड है इस सेशन के लिए, ठीक है। तो आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। पूरी PDF जो है इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है, सब इसके अंदर से आएगा। इसी में से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे पहला टॉपिक है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर विशेष ओलंपिक भारत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके सैम्पल पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और जो थर्ड है कि विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं उनकी सहायता के लिए विभिन्न पेशेवर जो हैं उनकी क्या भूमिका है, तो आपसे पूछ सकता है ये भी। तो होप आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी हो। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको पता चल गए हो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।